वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का स्कूल लेक्चरर का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको चैनल के ऊपर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी टॉपिक हम चैनल पे डिस्कस करते हैं आपको उसकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। चैनल का जो नेम है इकोनॉमिक्स बाय डीडी है और यहाँ पर आरपीएससी का जो पेपर है ये इसमें 150 क्वेश्चंस है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके राजस्थान की जीके के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके राजस्थान की जीके के और कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे। पेडागोजी और राजस्थान के जीके के क्वेश्चंस तो हम नहीं सोल्व करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि जो रियल जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। अब हम लोगों को पता है कि जो रियल जीडीपी होती है ना उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर की जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन की जो एडजस्टमेंट होती है वो चीज़, तो जीडीपी डिफ्लेटर को डिवाइड कर देते हैं तो आपका रियल जीडीपी निकल जाता है। अब आप ऑप्शंस में देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का ये वाला रियल जीडीपी का ये फॉर्मूला कहीं भी आपको ऑप्शंस में गिवन नहीं है। अगर मैं आपका जीडीपी डिफ्लेटर को बताऊं होता क्या है, ये आपका नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी के साथ रेशो होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी कहीं भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो रियल जीडीपी होती है ना उसको हम कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं रियल जीडीपी होती क्या है, रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कांस्टेंट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको स्थिर कीमतों पर इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि हम इसमें बेस ईयर प्राइस को लेकर क्या करते हैं, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है कि रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है सीमांत आगम। सीमांत आगम को आप टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो आपका क्या निकल जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से और अपॉन में क्या कर दो आप, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। सीमांत आगम आ जाएगा कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से आपके कुल आगम में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर क्या सेटिस्फाई करता है, कौन सा टेस्ट। अब आपको पता है जब हम इंडेक्स नंबर में टेस्ट करते हैं वहां पर आप टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट को करते हैं। आपको पता है टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, जब हम दो टाइम पीरियड को एक्सचेंज करते हैं, बेस ईयर को करंट ईयर बना दिया, करंट ईयर को बेस ईयर बना दिया और इक्वल टू वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। जो फिशर इंडेक्स है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। अगर मैं बात करूं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की तो उसका जो फॉर्मूला आपका रहता है वो रहता है प्राइस, करंट ईयर प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर बेस ईयर प्राइस को बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर वैल्यू एडिड करके निकाला जाता है। तो फिशर आइडल इंडेक्स होता है क्योंकि दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको दोनों टेस्ट के फॉर्मूलेज बता दिए क्योंकि पेपर में किसी क्वेश्चन में फॉर्मूले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संस्थागत या संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं, जो सुधार होते हैं, जो कि स्टेबलाइजेशन मतलब इकोनॉमी में स्थिरता लाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये किस पॉलिसी ग्रुप के अंदर आएंगे। तो ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आएगा। क्यों आएगा, संरचनात्मक सुधार कौन से, कि अर्थव्यवस्था में वो सारे सुधार करने बहुत जरूरी हैं हर एक सेक्टर के अंदर, जो आपके सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, कंपटीशन को बढ़ाएं। अब आपको पता है ना एलपीजी पॉलिसी उसी का उदाहरण है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब वही हुआ ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 की जो ये पॉलिसी रही है
इस पॉलिसी ने संरचनात्मक बहुत सारे सुधार किए हैं, जिससे हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ग्रोथ रेट बढ़ी। तो ये जो है सुधारों के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान की जीके का है, तो इसको हम यहाँ पे भी सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा आता है, प्राइस में चेंज ज़्यादा आता है। तो आप ये बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी। अब आपको क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है कि प्राइस में चेंज क्या है, ज़्यादा आएगा, क्वांटिटी में चेंज कम आएगा। तो हम यहाँ पर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का। मैं कहूँ कि जो प्राइस है उसमें 20% का चेंज आए और जो डिमांड है उसमें सिर्फ 2% का चेंज आए, तो इस तरह की जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस इलास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिचुएशन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि एक्स एक फार्मर है जिसके पास 1 एकड़ लैंड है, जो कि वहाँ पर फूड ग्रेन उगाता है, अनाज उगाता है, और उसके गांव में 50 किसान हैं जिनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है स्मॉल फार्मर की, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है एक्स फार्मर की जिसके पास 1 एकड़ भूमि है। अब आपको कंपेयर करनी है किसके बीच में, जो 50 एकड़ किसान है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किसके साथ कंपेयर की गई है, एक्स फार्मर के साथ कंपेयर की गई है जिसके पास 1 एकड़ लैंड है। और क्या देखा गया है कि जो एवरेज लैंड का जो साइज है वो एक्स फार्मर के पास ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में। तब आप कौन सा टूल यूज़ करोगे, तो ऑन एन एवरेज जब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, जिसके पास 1 एकड़ लैंड है उसके पास एवरेज लैंड होल्डिंग ज़्यादा है ओवरऑल के मुकाबले, तो आप वहाँ पर अर्थमेटिक मीन का यूज़ करोगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा कॉस्ट कर्व कभी भी यू शेप का नहीं होता, लागत वक्र। एवरेज शॉर्ट जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, ये तो ठीक है। एवरेज जो आपका कॉस्ट कर्व है या औसत लागत वक्र है लॉन्ग टर्म में, वो भी यू आकार का होता है, वो भी ऐसा ही होता है आपका। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू आकार का होता है, सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपका यू आकार का नहीं होता, वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मांग में होने वाला संकुचन। जब जिस कमोडिटी की बात की जा रही है उसका प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो मांग का संकुचन हो जाएगा। अगर मान लो मैं टी की बात कर रही हूँ, टी का प्राइस बढ़ने से जब उसकी डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, आप जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, आप कम कमोडिटी खरीद रहे हो, तो ये आपका इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग में उस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें आप रिलेशनशिप देखते हो किसके बीच में, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं कह दूँ y = β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2। अब आप देखिए जब आप स्टैट करते हो, जब इकोनोमेट्रिक्स करते हो, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है रिग्रेशन के अंदर, और ये सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं और आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हो, या मैं ये कहूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से आप क्या कर रहे हो, उस वेरिएबल को फाइंड आउट कर रहे हो जो आपको नहीं पता, तो इसको हम रिग्रेशन एनालाइज ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन गेम ऑफ चांस एंड मैथमेटिक्स। इनमें से किस थ्योरी में गेम ऑफ चांस की बात की जाती है और मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में किसी चीज़ के होने की भी उतनी संभावना होती है, ना होने की भी संभावना होती है, और हम मैथ्स का भी यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है।
व्यापार संरक्षणवाद, इस शब्द में ही इसका आंसर छुपा है। मतलब आपने अपने व्यापार को बचाना है अपने देश के। तो ये क्या होता है, ये एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है। आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश से आने वाली कमोडिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हो, उसके लिए आप टैरिफ लगाते हो। मान लो इंडिया का क्या करे, यूएस से आने वाले प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाए। टैरिफ लगाने का मतलब बस मकसद आपका यही है कि टैरिफ लगाने से हमारे देश के लोग इंपोर्ट कम करेंगे। जब अपने देश के लोग इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारे देश में बनाई जाने वाली वस्तुओं को ज़्यादा खरीदा जाएगा और इससे हमारे देश में जो ट्रेड है वो प्रोटेक्ट होगा। उनको लगेगा कि हमें अपने देश के लिए गुड्स बनानी चाहिए क्योंकि हमारे देश के लोग हमसे ही गुड्स खरीदेंगे। तो इस तरीके को ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं और ऑप्शन नंबर ए में यही एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। तो इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हो जो रिस्ट्रिक्ट करे इंपोर्ट को दूसरी कंट्री से और इसमें आप टैरिफ लगाते हो इंपोर्टेड गुड्स पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व द फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या दिखाता है। आईएस कर्व को जब आप डेरिवेट करते हो, आपने देखा है वहाँ 4 हिस्से होते हैं। तो ये कह रहा है जब आप फर्स्ट पार्ट की बात करो तो क्या वो इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आप कभी भी नहीं देखते कि इन्वेस्टमेंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिव रिलेशन होता है हमेशा ही। एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आंसर तो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकार्डो की जो थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिकार्डो की जो थ्योरी है किसकी, कंपैरेटिव एडवांटेज की, 1936 में कैसे उसको प्रेजेंट किया गया। आपको पता है रिकार्डो की थ्योरी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म में हेबरलर ने प्रेजेंट किया था 1936 में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजायर टू हैव अ कमोडिटी एंड बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज दैट कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ऑफ पॉइंट दैट टाइम इज। यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है कि एक टाइम पीरियड है जिसपे आप उसका एक प्राइस है कमोडिटी का और वो प्राइस आप देने के लिए तैयार हो, देने की आपके अंदर इच्छा भी है, देने की आपके अंदर क्षमता भी है और आप खरीद भी रहे हो, तो उसको आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं, तो हम डिमांड ही तो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में इंडस्ट्रीज इन किंग डिमांड कर्व मॉडल में क्या एज्यूम करती हैं। अब आपको पता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है उसमें किंग होता है। किंग होने का कारण ये होता है कि 2 कॉम्पिटिटर हैं ए और बी। जब क्या होता है ए अपना प्राइस बढ़ाता है तो बी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता, बी अपनी कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ाता क्योंकि उसको पता है सारे के सारे कंज्यूमर जो हैं अगर मैंने प्राइस जो है नहीं बढ़ाया तो मेरी तरफ आएंगे। लेकिन अगर ए बंदा प्राइस घटाता है तो बी बंदा क्या करता है, बी बंदा भी प्राइस घटाता है। तो मैं ये कहूँ जब प्राइस घट रहा है तो वो ज़्यादा अपना क्या कर रहा है, मूव कर मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, किंग डिमांड आपको समझ आया क्यों डिमांड कर्व में किंग आता है। यही रीज़न होता है कि जब प्राइस घट रहा है तब तो वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कम होता है और यही हम ओलिगोपोलिस्टिक के किंग डिमांड में अज्यूम करते हैं। अब आप इस चारों ऑप्शन से देखना कि आपको अब कौन सा आंसर सही लगता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया कि कॉम्पिटिटर प्राइस के बढ़ने पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, घटने पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। अगला क्वेश्चन आपका टीचिंग एड का है, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हेक्सर-ओलिन की थ्योरी क्या कहती है। अब आपको पता है हेक्सर-ओलिन की थ्योरी फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी है, साधन बहुलता, जो ये कहती है कि जिस देश में जो संसाधन बहुल है उसको उसका यूज़ करना चाहिए और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे, उसी में स्पेशलाइजेशन करे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ो कि अगर आपके देश में लेबर सस्ता है, ज़्यादा है, तो आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या करो, एक्सपोर्ट करो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक कभी भी करेंसी को नहीं छापता, इशू नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन भी आपका साइकोलॉजी का है, तो 22 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है मंथली इनकम है 6 लोगों की, मीन निकालना है, तो क्या करना है, इन सबको प्लस कर दो आपस में, 1600 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1525, 1625, 1632 और 6 से डिवाइड कर दो तो आपका 1547 राइट आंसर
आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का सिंपल सा मतलब है कि ट्रेड पर जो बेमतलब के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उनमें ढील देना, ताकि सभी लोग अपने ट्रेड को जो है प्रमोट कर सके। कोई कुछ नया स्टैब्लिश करना चाहता है, उसको एनकरेजमेंट मिले। तो मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन में ढील देने को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं, कि व्यापार से लगे अनावश्यक नियंत्रण हम हटाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेरिएबल्स लिंक द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मार्केट फॉर रियल मनी बैलेंस इन ISLM मॉडल इज। यहां पर क्या कहता है कि वो कौन सा वेरिएबल है जो कि जो IS मार्केट है, मतलब जिसको हम गुड्स मार्केट कहते हैं, फॉर रियल मनी से वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट। आपने देखा है कि IS कर्व हो या LM कर्व हो, एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरी तरफ इनकम होती है। तो यहाँ पर IS कर्व भी लिंक करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के लेवल्स को, और LM कर्व भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के लेवल को रिलेट करता है। लेकिन IS कर्व की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और LM कर्व की शेप अपवर्ड स्लोपिंग होती है। IS कर्व गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखाता है, LM कर्व मार्केट मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखाता है। तो आपको समझ आया कि वो वेरिएबल जो क्या करता है, जो गुड्स मार्केट है और रियल मनी बैलेंस के साथ जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है, वो आपका होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को जब आप सेक्रीफाइस कर देते हो तो उसकी अल्टरनेट गिव अप कॉस्ट क्या होती है। ये क्वेश्चन अवसर लागत होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी जब आपकी मैक्सिमम है, ये तो सबको पता है भाई, तो टोटल यूटिलिटी अगर आपकी मैक्सिमम है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच जिसमें आप वो टेक्निक बताओ जिससे कि आप वेलफेयर को एग्रीगेट लेवल पर इवेलुएट कर पाते हो। देखो वैसे तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का संबंध माइक्रो से भी है, मैक्रो से भी है। जब आपसे पूछा जाए कि मैक्रो लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर पूछा जाए, तब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका आंसर लगाओगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे कि डिमांड हो गया, तब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर लगाओगे। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि कल्याण अर्थशास्त्र वो शाखा है जिसमें आपको कल्याण का मूल्यांकन करना है, लेकिन सभी के कल्याण का करना है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड मनी क्या होती है। ब्रॉड मनी M3 होती है, इसका फॉर्मूला होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पर नैरो मनी M1 होती है, ब्रॉड मनी M3 होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि ज़्यादा कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है। अब आप देखो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस हम, वैसे तो कोई भी कंपोनेंट ज़्यादा हो सकता है बेसिकली, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम इनकम इसलिए कमा रहे हैं ताकि हम अपने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च कर सके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेयर्समैन ने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पर रैंक दी होती है तो रैंक का डिफरेंस करते हैं, उसका स्केयर करते हैं। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि 1 माइनस 6D1 का स्केयर n स्केयर माइनस 1। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट फॉर्मूला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करो क्वेश्चन नंबर 31 की, अब आपको यहाँ पर मैच करनी है इकोनॉमीज को इनके साथ। अगर मैं बात करूँ फ्रीडम एंटरप्राइजेस को कहाँ मिलती है, आप कहोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कहाँ पर मिलती है, सॉरी, फ्रीडम जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दी जाती है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सब कुछ होता है। आप चाहते हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वेल्थ का, तो ये आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स में चाहोगे, मैं कहूँ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में चाहोगे। कैपिटलिज्म हमारे लिए ऑक्सीजन टैंक है, किन के लिए, मिक्स इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमें ग्रो करना है प्राइवेट सेक्टर को लेके भी पब्लिक को भी। ऐसे में आपको पैसा बहुत चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए रिसोर्सेज पर। वो सरकार का जो नियंत्रण होता है वो कम्युनिज्म में होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में होता है। तो अब आप मैच कर लेना कौन सा आंसर सही है, मैंने आपको आंसर करेक्ट बता ही दिया है। अगला आपको मैच द फॉलोइंग का फिर क्वेश्चन है। एडम स्मिथ ने दी थी, क्या दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी। J.S. मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी दी है, और रिकार्डो ने क्या दिया था, कंपैरेटिव एडवांटेज। हैबरलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी को दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट के होने के क्या चांस होते हैं? अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी में 0 से 1 के बीच वैल्यू आती है, तो किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि मोनोपोली में इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नहीं होती। पहली बात देखो, मोनोपोली सिंगल फर्म होती है तो ठीक है, उसका प्रोडक्ट यूनिक होता है और होमोजीनियस होता है, मतलब होमोजीनियस होता है, ये भी ठीक है। और वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है कि हर एक बंदे से अलग अलग कीमत लेती है, ये भी ठीक है। लेकिन कोई एक अकेला बायर नहीं होता। आपको पता है मोनोपोली में बेचने वाला तो अकेला होता है, खरीदने वाला कभी भी अकेला नहीं होता, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन का गोल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि सबको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये आपका गोल है, चौथा गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है ना 17, उनमें जीरो हंगर हो तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरा गोल है। क्लीन वाटर, सबको साफ सुथरा पानी मिले, सैनिटेशन हो, ये छठा गोल है। और रिड्यूस हो जाए इनइक्वालिटी, ये जो है ये इसका 10वां गोल है। तो ये सारे गोल आपके, सॉरी ये रिड्यूस इनइक्वालिटी चौथा, ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जिसे हम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन जो गिवन है उसमें आप देखोगे मनी सप्लाई को एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आज कितना है, मान लो 2025 में, इसको भी आप गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो। बाकी सभी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लो कॉन्सेप्ट गिवन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर एग्रीकल्चर सेंसेक्स 2015-16, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया राजस्थान का उठा के कि फीमेल के पास जो लैंड होल्डिंग है, मतलब जमीन महिलाओं के नाम कितनी है और एक्चुअल में महिलाएं उन पर कितना काम करती है, वो कितने लाख है। तो राजस्थान के अंदर वो 7.75 लाख है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, जो कि फीमेल्स के नाम है, और एक्चुअल में ऑपरेशन भी वहाँ पर फीमेल ही कर रही हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का जो आपका एग्रीकल्चर सेंसेक्स आया है ना, उससे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बस आपसे ये पूछ रहा है कि फ्री ट्रेड का मतलब बता दो भाई। ओनली डोमेस्टिक ट्रेड, फ्री ट्रेड का मतलब तो ये नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, आप कोई बैरियर क्रिएट नहीं कर रहे ट्रेड। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि जीएसटी पहली बार किस जो इंप्लीमेंट किया गया था, कहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था? फ्रांस के अंदर 1954। अगर क्वेश्चन पूछे इंडिया ने कब किया, तो इंडिया ने 2017 में जुलाई में किया। अगला क्वेश्चन है, हाई पावर मनी में क्या इंक्लूड होता है? तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाई पावर मनी में करेंसी प्लस क्या होता है, जो बैंक के पास जो भी रिजर्व्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। देखो, ऑल फिजिकल पेपर करेंसी, कोइन, बैंक रिजर्व्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका टीचिंग का है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस इन अ इकोनॉमी। जो आपके सामने चयन की समस्या है, मतलब आपको रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से चुनना पड़ता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम ही, आप दो प्रोडक्ट को बनाते हो, एक तरफ वाई बना रहे हो, एक तरफ एक्स बना रहे हो, तो आप अगर वाई को ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आपको एक्स को छोड़ना पड़ता है। यही रूल है, यही आपको बता रहा है कि आपको चयन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले दो क्वेश्चन टीचिंग के हैं, इसलिए छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ मॉनेटरी अथॉरिटी यूज़ करती है अपने सिस्टम को क्या करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। स्टिमुलेट मतलब प्रोत्साहन करने के लिए। जब आप अपनी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम कर कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को करते हो, तभी आपकी इकोनॉमी में स्टिमुलेशन आता है, उत्तेजना पैदा होती है। तो ये वाली जो पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, क्योंकि आपने मॉनेटरी अथॉरिटी को यूज़ किया है। लेकिन आपकी कौन सी पॉलिसी होगी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति हम इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू इंडिफरेंस कर्व क्यों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते? क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ और होता है, दूसरे पे ज़्यादा लेवल होता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी होती है कि इस कारण से कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 48 है, क्योंकि 47 क्वेश्चन भी आपका उससे आता है, ये भी आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं
कि कैसे सोसाइटी अपने स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ करती है और एक वैल्यूएबल कमोडिटी प्रोड्यूस करती है और इकोनॉमी में जो डिफरेंट लोग हैं उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? ये पॉल आर सैमुअल्सन, विलियम डी नोर्डियास ने दी थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है कि एक कंज्यूमर कितना देना चाहता है मार्केट में और एक्चुअल में जो पे करता है उसका डिफरेंस आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अगला है जीवन धारा योजना, राजस्थान की जो है उसका संबंध किससे है? तो ये राजस्थान में जो कुएं बनाए गए ताकि लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी मिले, तो जीवन धारा योजना का संबंध ज़्यादा से ज़्यादा कुएं बनाने और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है सर्वे, पोल्स, इंटरव्यू और ये जो डीपली टेक्निक होती है, आप एक ग्रुप से क्वेश्चंस पूछते हो तो ये किसके अंदर आएगा? प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डेटा या इसमें से? अब आप सर्वे में क्या हो रहे हो, लोगों का बिहेवियर पूछ रहे हो, उनका एक्सपीरियंस पूछ रहे हो। जब आप एक्सपीरियंस पूछते हो, बिहेवियर पूछते हो, बिहेवियर जानने की कोशिश करते हो, तो ये प्राइमरी